मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साथियों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद, जय भारत। इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज देखो, जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख पा रहे हो, एसएससी जीडी 2025 पेपर सेट फर्स्ट सॉल्यूशन पेपर फोड़ेंगे। आज से हम पेपर फोड़ेंगे बच्चों। ये जो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम, इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज आपके पेपर सॉल्यूशन रहेंगे। जैसे मैं जीके पढ़ाता हूं तो मैं आपको जीके का सॉल्यूशन करवाऊंगा। सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या रहने वाला, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूं, फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम लोग एसएससी में आज तक के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन होंगे, और जो एग्जाम में आ सकते हैं 2025 एसएससी जीडी के अंदर हम चाह रहे हैं कि हमारे जो भी बच्चे हमें देख पा रहे हैं उनके मैक्सिमम नंबर कैसे कवर किया जाए। तो अच्छा सा सेशन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एसएससी जीडी 2025 का पेपर फर्स्ट सॉल्यूशन करवा रहे हैं। आज से हम लोग आपको डेली पेपर के सॉल्यूशन कराएंगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है अपने सामने, वो है भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। आप लोग मुझे आंसर दोगे। ये अभी रिसेंट एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन आया था। आपको बताना है कि भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। आप आंसर दीजिएगा। तब तक मैं पेन ठीक कर लेता हूं, पेन देख लेता हूं बच्चों। क्या इसका आंसर होगा, फटाफट से मुझे बताते रहिएगा बच्चे। क्या आंसर होने वाला है इसका? भारत कौन से देश के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो आंसर मैं बता देता हूं। भारत 7 देशों के साथ में सीमा साझा करता है बच्चे। कितने देशों के साथ में? 7 देशों के साथ में। कैसे याद रखोगे इसको याद रखने की ट्रिक और बता देता हूं मैं आपको। याद कैसे रखेंगे अपन? कितने देशों के साथ में सीमा साझा करता है? 7 देशों के साथ में। 7 देश कौन कौन से होने वाले हैं? 55 MBA से याद रख सकते हो बच्चे, MBA। B फॉर बांग्लादेश, बांग्लादेश होगा। C फॉर चीन होगा बच्चों। P फॉर पाकिस्तान होगा तीसरे नंबर पर। 7 देशों के साथ में साझा करता है, उसका क्रम बता रहा हूं आपको मैं। N फॉर नेपाल होगा। M फॉर म्यांमार होगा। B फॉर भूटान होगा बच्चे। और सबसे कम साझा करता वो अफगानिस्तान के साथ में करते हैं। A फॉर क्या होगा? अफगानिस्तान। ट्रिक कैसी लगी मुझे बताना वीडियो के लास्ट में। क्या ट्रिक बनाई हमने पहले क्वेश्चन की? भारत, क्या क्वेश्चन बोल रहा था? भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो 7 देशों के साथ में साझा करता है। कैसे नाम याद रखेंगे? 55 MBA। 55 का मतलब होता है B फॉर बांग्लादेश, C फॉर चीन, N फॉर पाकिस्तान, P फॉर पाकिस्तान होगा, N फॉर नेपाल होगा, M फॉर म्यांमार होगा, B फॉर भूटान होगा और A फॉर अफगानिस्तान होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग गया होगा। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो होगा बच्चे बांग्लादेश। अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है बांग्लादेश के साथ में कितनी सीमा रेखा साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ में जो सीमा रेखा साझा करता है वो है बच्चों 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। अगर पाकिस्तान के साथ में पूछता तो कितनी होती? 3323 किलोमीटर। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। अगर चीन के साथ में पूछता आपसे कितनी होती? 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर। ये सीमा रेखा कोई नहीं पूछे जाते, नहीं याद रखने अपने को। थोड़ा सा मैं क्राइटेरिया दे रहा हूं। अगर नेपाल के साथ में पूछता तो आंसर होता बच्चों 1850 किलोमीटर। क्लियर है? यहां तक समझ में आया आपको? बहुत अच्छी क्लास होने वाली है बच्चों, ये बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। 1850 किलोमीटर ये सबके साथ में हो गई। पहला क्वेश्चन सीएचएसएल में आया हुआ है अभी रिसेंट के अंदर। इसका आंसर क्या था बच्चों? आपका बांग्लादेश था। कैसे याद रखेंगे? 7 देशों के साथ में आपकी जो स्थलीय सीमा है 7 देशों के साथ में साझा की जाती है। कौन कौन से वो 7 देश है तो आपको मैंने बता दिया। पहला है 55 बांग्लादेश, B फॉर बांग्लादेश होगा, C फॉर चाइना होगा, P फॉर पाकिस्तान होगा, N फॉर नेपाल होगा, M फॉर म्यांमार होगा, B फॉर भूटान होगा और A फॉर क्या होने वाला? अफगानिस्तान होने वाला है। किस किस के साथ में कितनी साझा करती है वो भी क्लियर कर लिया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का बच्चे, इसका आंसर आप दोगे। पहले क्या क्वेश्चन है? बहुत अच्छा है ये भी क्वेश्चन। देखो, पैरा ओलंपिक 2020 का पूछा है में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने कुल पदक जीते हैं? आपका मैं वेट कर रहा हूं, आप पहले आंसर दोगे उसके बाद मैं बताऊंगा। पैरा ओलंपिक 2020 सबसे पहले मुझे बता दो पैरा ओलंपिक 2020 कहां पे हुआ था?
जो पैरा ओलंपिक 2020 है ये कहाँ पे होता है बच्चे? सबसे पहले आंसर दिया अपन ने टोक्यो। क्या क्वेश्चन बना? टोक्यो। पैरा ओलंपिक 2020 कहाँ पे हुआ था? टोक्यो के अंदर हुआ था। इसके अंदर पूछा है पैरा ओलंपिक के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा 19। 19 क्या आंसर होगा बच्चे? कितने जीते? 19, जिसमें से जो 5 है ये 2020 के अंदर गोल्ड मेडल थे बच्चे, गोल्ड। अगर आपसे बात कर ले पैरा ओलंपिक आपसे पूछ ले 2024 के अंदर कुल कितने पदक जीते, कुल पदक तो कितने बताओगे बच्चे? तो आपके हो जाएंगे 29। 2024 में कितने? 29 है, जिसके अंदर कितने? 7 क्या है बच्चे? गोल्ड मेडल है, गोल्ड। और 2024 का पैरा ओलंपिक कहाँ पे हुआ है? पूछ ले कहाँ हुआ, कहाँ? तो क्या आंसर दोगे? पेरिस। समझ में आ रही होगी क्लास आपको। क्या पूछा है? 2020 पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो आंसर था बच्चे 19 पदक जीते हैं 2020 के अंदर। आपका आजकल के जो पेपर हो रहे हैं एसएससी जीडी या एसएससी सीएचएसएल के, सीजीएल के, उनके अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बच्चे पुराने पूछे जा रहे हैं, पुराना करंट पूछा जा रहा है। 3-4 साल 5 साल पहले का करंट पूछा जा रहा है। अगर पुराना पूछे 2020 का तो आपको आंसर देना 19 पदक जीते हैं। अभी पूछ ले 2020 का ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, तो आंसर देंगे टोक्यो के अंदर हुआ था। 2024 का ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? पेरिस के अंदर हुआ था। 2024 के ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? तो 29 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड मेडल कितने हैं? तो 7 गोल्ड मेडल है। और 2020 में कितने गोल्ड मेडल थे? तो बच्चे 5 गोल्ड मेडल थे। समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चे, सारे एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है इनकी, वही क्वेश्चन है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन एक बार पहले खुद आंसर दोगे, उसके बाद मैं दूंगा। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? इसका आंसर दोगे बच्चे। एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर ऑप्शन है अमित शाह, बी है नरेंद्र मोदी, सी है रामनाथ कोविंद, डी है सुषमा स्वराज। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताओगे मुझे? क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो एग्जाम वॉरियर है, किसकी पुस्तक है बच्चे? नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। अगर आपसे रामनाथ कोविंद की पुस्तक पूछ ले तो क्या बताओगे बच्चे? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रामनाथ कोविंद की पुस्तक का नाम बताओ, नए भारत का क्या बताओगे? सामवेद। नए भारत का सामवेद किसकी पुस्तक है? नए भारत का सामवेद। बच्चे ये राइट डाउन करोगे, जो भी हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, जितने भी बच्चे मुझे देख पा रहे सुन पा रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, ये सीरीज रेगुलर चलेगी जब तक आपका एसएससी जीडी का पेपर नहीं होगा। जनवरी और फरवरी तक चलेगी। डेली के हम 20 क्वेश्चन वो लेके आएंगे आपके लिए जो एग्जाम के अंदर आने लायक हो, ओरिएंटेड हो। सारी चीजें आपको साथ में क्लियर करनी है और सारा विथ एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। क्या क्वेश्चन था? एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक, आंसर होगा नरेंद्र मोदी बच्चे। रामनाथ कोविंद की पुस्तक का नाम पूछ ले तो क्या बताओगे? नए भारत का सामवेद। नए भारत का सामवेद रामनाथ कोविंद की पुस्तक है। अब नेक्स्ट के क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दोगे और सारे चीजें मुझे क्लियर करोगे। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे व्यापकगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लेब पॉलिसी के रूप में जाना जाता है, और इसी नीति की वजह से बोलते हैं यही एक राजनीतिक कारण था जिस कारण से क्या हुआ था? 1857 की क्रांति हुई थी। तो आप मुझे बताओगे निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे व्यापकगत का सिद्धांत या क्या बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लेब पॉलिसी के रूप में जाना जाता है? इन 4 ऑप्शनों में से किसने की थी बताइएगा बच्चे। मैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूं, फिर मैं आंसर दूंगा। फटाफट से आप मुझे 1 सेकंड के अंदर आंसर दीजिएगा बच्चे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है कि निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे क्या बोलते हैं? व्यापकगत का सिद्धांत बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लेब पॉलिसी बोलते हैं। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की जाती है बच्ची। डॉक्ट्राइन ऑफ लेब पॉलिसी का जनक किसे बोलते हैं? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की जाती है। 1856 तक इनका कार्यकाल है। अगर कार्यकाल की बात की जाए इनके 1848 से लेके 1856 तक इनका कार्यकाल है, ठीक है। और इन्हीं की वजह से क्या होता है, मेन जो रीजन होता है 1857 की क्रांति का वो होता है भारत के अंदर रेलवे के जनक बोला जाता है इनको। रेलवे का जनक किसको बोलते हैं? लॉर्ड डलहौजी को बोलते हैं बच्चे। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड कैनिंग कौन है, तो आपको बताना है भारत के प्रथम वाइसरॉय, भारत के प्रथम वाइसरॉय बच्चे। अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो इनका टाइम पीरियड 1856 से लेके 1862 तक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेटी की बात कर ले तो लॉर्ड विलियम बेटी कौन है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल।
गवर्नर जनरल। अगर एलन ब्रो की बात कर लें, इनका टाइम पीरियड भी लिख देता हूं मैं। इनका टाइम पीरियड है बच्चे 1828 से लेके 1835 तक। एलन ब्रो की बात कर लें, इनका टाइम पीरियड है 1842 से लेके 1844। और इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, भारत में दास प्रथा का समाप्त, दास प्रथा की समाप्ति। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत में दास प्रथा कब हुई। 1833 के चार्टर एक्ट में बोला गया था हम भारत से क्या करेंगे, दास प्रथा को समाप्त करेंगे। 1843 में लॉर्ड एलन ब्रो के द्वारा दास प्रथा का एंड किया जाता है। क्लियर है, बेसिक चीजें क्लियर करनी है, सारी चीजें समझना है। किसी भी टाइप का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए अपना गलत नहीं होना चाहिए। दोबारा से सुनना, डॉक्ट्राइन ऑफ लेब पॉलिसी का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। 1848 से लेकर 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल है। इन्होंने भारत के अंदर 1853 के अंदर क्या लेके आते हैं, रेल लेके आते हैं। रेलवे का जनक इन्हीं को बोला जाता है बच्ची। उसके बाद में मैंने बात की लॉर्ड कैनिंग, ये भारत के प्रथम वाइस रॉय है बच्ची। 1856 से लेकर 1862 तक इनका टाइम पीरियड है। 1856 से लेकर 1862 तक का जो टाइम पीरियड है वो किसका है, तो आपको बताना है लॉर्ड कैनिंग का है बच्ची। उसके बाद में लॉर्ड विलियम बेटिक की बात की जाए, लॉर्ड विलियम बेटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है बच्ची। 1828 से लेकर 1835 तक का इनका टाइम पीरियड है। और 1829 में इन्होंने क्या की थी, दास प्रथा को समाप्त किया। 1829 ईस्वी में दास प्रथा को नहीं बच्चे, सत्य प्रथा पर रोक लगाई, सत्य प्रथा पर रोक लगाई। मैं आपसे वादा करता हूं हमारी ये जो क्लासेस जो डाली जाएगी, अगर आप रेगुलर एग्जाम तक लोगे तो एक भी एसएससी जीडी के अंदर एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा बच्चों। क्लियर है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया, सबको क्लियर है। साथ साथ में राइट डाउन करते हुए चलना बच्चों, ये साथ साथ में आप लोग क्या करते हुए चलोगे, राइट डाउन नोट्स बनाते हुए रहोगे अपने, और साथ साथ में क्लियर करते रहोगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना प्रथम बार वर्ष 1872 में ईस्वी में अधीन शुरू की गई। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि भारत में प्रथम जो जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, प्रथम बार किसके अधीन में शुरू की गई थी, ये पूछना चाह रहा है गवर्नर जनरल कौन था। भारत में जनगणना प्रथम बार वर्ष 1872 ईस्वी में अधीन शुरू की गई थी। ये जो लैंग्वेज है क्वेश्चनों की, ये बच्चे 80 की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की लैंग्वेज है। ये सीएचएसएल में आया हुआ है बच्चे, सारे क्वेश्चन कहीं ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं, जो भी आप सामने देख पा रहे हो। अधीन शुरू की गई थी, तो ये किसके द्वारा शुरू की जाती है, ये लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू की जाती है बच्चे। भारत के अंदर जो प्रायोगिक जनगणना है उसकी शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, तो आपको क्या आंसर देना है, लॉर्ड मेयो के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, लॉर्ड मेयो। इनका टाइम पीरियड 1869 से लेके 1872 तक का इनका टाइम पीरियड है। और इनको किसके द्वारा मार दिया जाता है, एक अफगान के द्वारा सुरोगोफ से मार दिया जाता है। प्रायोगिक जनगणना की शुरुआत, प्रायोगिक जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के द्वारा कब की गई थी, तो आपको बताना बच्चों 1872 ईस्वी में। अगर पूछ ले रेगुलर जनगणना की शुरुआत, रेगुलर जनगणना पूछ ले आपसे, रेगुलर जनगणना की शुरुआत तो क्या आंसर दोगे, 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा की जाती है बच्ची, लॉर्ड रिपन। कैनिंग के बारे में अभी बता दिया था आपको मैंने, कैनिंग के बारे में अभी बता दिया था बच्चे। कैनिंग कौन है, भारत के प्रथम वाइसरॉय है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये बंगाल के 2 बार गवर्नर जनरल बने बच्चे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में क्या याद रखोगे, बंगाल के 2 बार गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। और भारत के अंदर स्थायी बंदोबस्त का जनक, स्थायी बंदोबस्त का जनक पूछ लिया जाता है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है बच्चे, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। कब किया जाता है, 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया जाता है, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं। स्थायी बंदोबस्त का जनक पूछ ले कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। किसके द्वारा शुरू किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया जाता है। कब, 1793 में। लॉर्ड लिटन ने भारत के अंदर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था 1878 के अंदर। इसके अलावा बच्चे आर्म्स एक्ट पारित करने वाला व्यक्ति कौन है, लॉर्ड लिटन है। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी, सबके बारे में अपने को याद रखना है। क्या क्या बताया मैंने, क्वेश्चन था भारत में जनगणना प्रथम बार वर्ष 1872 ईस्वी में अधीन शुरू की गई थी। किसके अधीन शुरू की गई थी, तो करेक्ट आंसर है लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू की गई। लॉर्ड मेयो का जो टाइम पीरियड है 1872 से लेके 1869 से लेके 72 के बीच में है। ये इन्होंने प्रायोगिक जनगणना की शुरुआत की थी और इनकी हत्या है 1872 के अंदर बच्चों, एक अफगान के द्वारा छुरागोप की हत्या कर दी जाती है। कहां पे की जाती है, सेलुलर जेल के अंदर
अंदर, ये भी याद रखेंगे, सेलुलर जेल में इनकी हत्या होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है, अगला ऑप्शन दिया हुआ था लॉर्ड कैनिंग, अभी बताया था लॉर्ड कैनिंग के बारे में। ये भारत के प्रथम वाइसरॉय है और इन्होंने भारत के अंदर आपका जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था, लिख लेना इन्होंने क्या किया था 1856 ईस्वी में इनके द्वारा, लिखा रहा हूं मैं यहाँ पे बच्चे, क्या लिखना आपको 1856 ईस्वी में इनके द्वारा, किनके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग की बात हो रही बच्चे, इनके द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। क्लियर है। अब आगे की बात कर लेते हैं। लॉर्ड लिटन के बारे में बता दिया, इन्होंने क्या किया था तो आपको बताना है, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब किया गया आपसे पूछे तो बताना बच्चे 1878 ईस्वी के अंदर। इसके अलावा इन्होंने आर्म्स एक्ट भी पारित किया है। आर्म्स एक्ट, हथियारों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर कोई हथियार रखने पड़ेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो भी इनके द्वारा पारित किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा। एक बार मुझे कमेंट के अंदर जैसे क्लास कंप्लीट होने के बाद में बताना मुझे क्वेश्चनों का लेवल कैसा था, आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे, कितने अटेम्प्ट कर रहे थे। ये रेगुलर क्लास रहने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ये बच्चे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आपको भी पता है एसएससी जीडी में, तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, भारत के अंदर कौन से स्वतंत्रता सेनानी को बिस्मार्क कहा जाता है। इसका आंसर दीजिएगा, आपके पास में पूरा 1 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आंसर देना है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। महात्मा गांधी को, लाल बहादुर शास्त्री को, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, किसको बोलते हैं बच्चे बिस्मार्क। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। गिव मी आंसर, फटाफट से आंसर दीजिएगा। इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल बच्चे। महात्मा गांधी को अपन बापू बोलते हैं, फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू को पंडित जी बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को शास्त्री जी का टाइटल दिया गया है बच्चे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनको लोह पुरुष भी बोला जाता है बच्चे। इनको क्या बोलते हैं अपन, लोह पुरुष भी बोलते हैं, लोह पुरुष। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री। इसके अलावा क्या याद रखोगे, प्रथम बच्चे उप प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री भी ये थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे, इनको लोह पुरुष बोला जाता है। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोलते हैं अपन बच्चे, बापू बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू को पंडित जी बोलते हैं, प्रथम प्रधानमंत्री सबको पता है ये चीजें। प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई ऐसा पूछ ले तो कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई आपसे पूछ ले, प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु कहां पे हुई बच्चे, विदेश में हुई, वो कौन है, लाल बहादुर शास्त्री है। समझ में आ रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसका है। वर्ष 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस सुल्तान को पराजित किया था। क्वेश्चन बोल रहा है वर्ष 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध होता है, अपने को सबको पता है, और यहीं से 1526 ईस्वी से क्या होता है बच्चे, आपको बताना है, मुगल साम्राज्य की स्थापना। एग्जाम में क्वेश्चन आता था मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी, क्या बताओगे बच्चे, मुगल साम्राज्य की स्थापना। क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों 1526 ईस्वी में
कोई बात नहीं, समझ जाना क्या लिखा है। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब होती है? 1526 ईस्वी में होती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, समझना एक बार। वर्ष 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस सुल्तान को पराजित किया था? क्वेश्चन ये बोल रहा है 1526 ईस्वी में कौन सा होता है? पानीपत का पहला युद्ध होता है। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इब्राहिम लोदी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चे? इब्राहिम लोदी होगा। क्वेश्चन का आंसर है इब्राहिम लोदी। अगर बहलोल लोदी की बात की जाए तो ये बच्चे लोदी वंश का संस्थापक, लोदी वंश का संस्थापक, लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी था बच्चे। उसके बाद में क्वेश्चन में बोला है 1526 में क्या होता है? पानीपत का पहला युद्ध। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो आंसर देंगे 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना। पूछ लिए संस्थापक कौन है मुगल साम्राज्य का, तो आंसर देना है बच्चों, आंसर देना है आपको बाबर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक पूछ ले, मुगल साम्राज्य का नहीं, लोदी डायनेस्टी का या लोदी वंश का अंतिम शासक तो कौन होगा? इब्राहिम लोदी होगा बच्चे, इब्राहिम लोदी होगा। और लोदी वंश का संस्थापक पूछ ले तो क्या होगा? बहलोल लोदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक जेवलियन थ्रो से जुड़ा हुआ है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा खिलाड़ी है जो बच्चे किससे जुड़ा हुआ है? भाला फेंक या फिर जेवलियन थ्रो से जुड़ा हुआ है। आप आंसर दोगे इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक जेवलियन थ्रो से जुड़ा हुआ है? और एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं मैं, उसका भी आंसर देना है। जेवलियन थ्रो दिवस कब मनाया जाता है? आपको आंसर देना है जेवलियन थ्रो दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाते हैं बच्चे, 7 अगस्त जेवलियन थ्रो दिवस। क्वेश्चन बोला है इन खिलाड़ियों में से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो किससे जुड़ा हुआ? भाला फेंक जेवलियन थ्रो से जुड़ा हुआ है। तो आंसर क्या देंगे बच्चे? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने पहली बार 7 अगस्त 2020 के अंदर टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था बच्चे, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था बच्चे। अब बोला है मनिका बत्रा किससे संबंधित है? अगर मनिका बत्रा का पूछता तो ये टेबल टेनिस से है बच्चे, टेबल टेनिस। सौरभ चौधरी की बात की जाए तो सौरभ चौधरी है बच्चे शूटिंग से। सौरभ चौधरी कौन सा गेम खेलते हैं? शूटिंग खेलते हैं। अगर बात की जाए पंकज आडवाणी, पंकज आडवाणी है, ये कौन सा गेम खेलते हैं? ये बिलियार्ड्स बच्चे। कौन सा गेम खेलते हैं? बिलियार्ड्स से संबंधित है। याद हो जाएंगे, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ये खिलाड़ी कौन से गेम से संबंधित है, तो अपने को पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से यहाँ पे पूछा भाला फेंक, तो आप बताएंगे नीरज चोपड़ा आंसर होगा। मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है। पंकज आडवाणी बिलियार्ड से जुड़े हुए हैं। सौरभ चौधरी शूटिंग से हैं। और जेवलियन थ्रो दिवस कब मनाते हैं अपन? प्रत्येक साल 7 अगस्त को मनाते हैं बच्चे, क्योंकि इस दिन पहली बार भारत ने क्या जीता था? टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। इसलिए अपन क्या मनाते हैं इस डेट को? जेवलियन थ्रो दिवस के रूप में मनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? आंसर दीजिएगा मुझे। जो बच्चे देख पा रहे हैं वो मुझे आंसर देंगे कि विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है, कि विश्व के अंदर जो जल संसाधन है उसके अंदर भारत का कितना अंश पाया जाता है, कितना जल पाया जाता है भारत के अंदर, उसका आंसर देना बच्चे। ए नंबर ऑप्शन है आपका, ए नंबर ऑप्शन है 8%, बी नंबर ऑप्शन है 15%, सी नंबर ऑप्शन है 10% और डी नंबर ऑप्शन है 4%। इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है आपका 4% बच्चों। कितना? 4%। विश्व के जल संसाधनों में भारत का कितना प्रतिशत है? तो आंसर देंगे अपन 4%। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन है बच्चे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स से संबंधित है। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा है, उसकी पहली बैठक आपको पता होगी कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक पूछ ले आपसे, संविधान सभा की पहली बैठक, तो आंसर दोगे आप लोग बच्चे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है पहली बैठक। ठीक है। अब इसमें पूछा है टोटल संख्या की बात की जाए, टोटल जो प्रतिनिधित्व था वो था 389। संविधान सभा के अंदर जो टोटल लोग थे वो कितने थे? 389 थे। यहां पे पूछा है कि महिला प्रतिनिधियों की कितनी संख्या थी, तो इसका आंसर 13 है, 15 है, 12 है या 18 है।
करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? इसका करेक्ट आंसर है 15 महिला प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसके अंदर टोटल जो महिला प्रतिनिधि थे वो कितने थे? 15 महिला प्रतिनिधि थे। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैं सोल्व करा रहा हूं ये बच्चे एसएससी की किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आने की संभावना आगे दोबारा रिपीट हो सकते हैं, और उनमें से 2-4 क्वेश्चन हमारे द्वारा ऐड किया गया है जो जो आगे आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है उसके अंदर आपके एग्जाम में आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई? पहली जो निर्वाचित संसद है वो निम्नलिखित में से कौन से वर्ष अस्तित्व में आती है वो बताना बच्चे। आपको बताना है 1955 में आई, पहले लोकसभा के चुनाव ऐसे भी बोल सकते हो, 1952 में आई, 1949 में आई या 1950 में आई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिएगा मुझे एक बार। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका बच्चे, क्या होने वाला है वो तो आप बताओगे। अरे क्या होने वाला है बच्चों? इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? 1952। पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई? 1952। अगर चुनाव की बात की जाए, पहले जो लोकसभा के जो चुनाव थे, पहले जो संसद के चुनाव हुए थे वो कब से कब हुए थे तो आप बताओगे 25 अक्टूबर 1951 से लेके 25 अक्टूबर बच्चों 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे बच्चे। कब हुए थे डेट कोई नहीं पूछेगा, याद रखो तो रख लेना, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अटल पेंशन योजना अटल पेंशन योजना एपीवाई भारतीय नागरिकों के लिए पेंशन योजना है जो कि श्रमिकों पर केंद्रित है। कौन से श्रमिकों पर केंद्रित है ये पूछा बच्चे। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि जो कि श्रमिकों के ऊपर केंद्रित है, कौन से श्रमिकों के ऊपर केंद्रित है। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की जाती है। कब की जाती है बच्चों? 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की जाती है। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। कब की जाती है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब होती है? 2015 को होती है बच्चे। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब पूछा है कि पेंशन है ये 60 वर्ष से ऊपर वालों को दी जाएगी, 60 वर्ष से जो ऊपर की आयु है उनको मिलेगी। कितने रुपए मिलेंगे? 1000 रुपए से लेके इनको जो राशि मिलने वाली है वो 5000 तक की राशि मिलेगी गवर्नमेंट के द्वारा। अब बोला है ये जो श्रमिक है, जो अटल पेंशन योजना एपीवाई है भारतीय नागरिकों के लिए पेंशन योजना है जो कि श्रमिकों पर केंद्रित है। कौन से श्रमिकों पर केंद्रित है? संगठित श्रमिकों पर केंद्रित है या जटिल श्रमिकों पर केंद्रित है या फिर बच्चे असंगठित श्रमिकों पर केंद्रित है या अनिर्दिष्ट श्रमिकों पर केंद्रित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे? असंगठित जो श्रमिक है उनके ऊपर केंद्रित है। उनके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा कितने रुपए दिए जाएंगे? जो एज है बच्चे 60 से लेकर जितने भी ऊपर के आयु है उनको 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एसएससी जीडी के अंदर आया था बच्चे, इस बार ही क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए बच्चे, बेसिक पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को जो यहां पे जो है बच्चे जो निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को जो कविता और संगीत से भी जुड़ा है को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऐसा व्यक्तित्व कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है, फटाफट से मुझे आंसर दीजिएगा। ऐसा व्यक्तित्व बताना है जो किससे संबंधित है? जो कविता और संगीत से भी संबंधित है, जुड़ा हुआ है, नोबेल प्राइज मिलता है और भारत का प्रथम व्यक्ति भी है जिसको क्या मिला? नोबेल प्राइज। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला, क्या आंसर होगा? आप सबको पता चल गया होगा, रविंद्रनाथ टैगोर है बच्चे। इनको कब मिलता है नोबेल प्राइज? 1913 के अंदर मिलता है। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए बच्चे। किसके लिए मिला था? गीतांजलि। प्रथम व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज मिला, प्रथम भारतीय लिख देता हूं मैं यहाँ पे, प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला बच्चे। और ये अपने देश का जो राष्ट्रगान है उसके भी क्या है? रचयिता है, जनगण मन। उसके अलावा बच्चों ये बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, उसके भी क्या है? ये रचयिता है। उसके अलावा 2-3 चीजें और याद रख सकते हो। इनको 1915 के अंदर जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा नाइटहुड का टाइटल दिया जाता है। नाइटहुड की उपाधि भी प्राप्त थी इनको गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा मिलती है। नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश जो आपके राजा है जॉर्ज फिफ्थ उसके द्वारा दी जाती है। और इन्होंने जलियांवाला बाग होता 13 अप्रैल 1919, उस घटना के बाद में नाइटहुड की उपाधि त्याग देती है। ये भी बच्चे अपने को पता रखना है। आगे चलें,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन योजना शुरू की गई? बहुत अच्छा करंट का क्वेश्चन है और अभी रिसेंट के अंदर एसएससी के अंदर एग्जाम में आया बच्चे। फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा मुझे। क्या बोला है? निम्नलिखित में से किस शहर में, निम्नलिखित में से किस शहर में निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन योजना शुरुआत की गई थी? प्रयागराज में की गई थी, हरिद्वार में, ये पटना है बच्ची, पटना में या कोलकाता में? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरुआत की गई थी? ये कोलकाता में की जाती है बच्ची, कोलकाता में की जाती है। और किस लिए की गई थी? इसका उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य है कोलकाता के अंदर जो भीड़ है नियंत्रित है, भीड़ के ऊपर कैसे नियंत्रित पाया जाए, इसलिए ये आपके कोलकाता के अंदर क्या की जाती है? अंडर वाटर ट्रेन है भारत के अंदर पहली भारत के अंदर शुरुआत की जाती है। ये ट्रेन परियोजना कोलकाता मेट्रो कॉर्पोरेशन के द्वारा शुरुआत की जाती है। किसके द्वारा शुरू की जाती है? कोलकाता मेट्रो परियोजना के द्वारा। अब नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, करंट का क्वेश्चन था, अभी रिसेंट में पेपर में आया बच्चे। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि, बच्चे इसका आंसर देना आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है? स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि दिनांक मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद की जो पुण्यतिथि है वो कब मनाई जाती है बच्चों? स्वामी विवेकानंद का जो जन्म दिवस है उसको अपन मनाते हैं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। इसको तो किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब ये पूछा पुण्यतिथि, उसके बारे में बताना है। राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है 12 जनवरी, तो आंसर होगा नहीं इसका। तो इसका आंसर क्या होगा? 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बच्चे। 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और क्या मनाते हैं 12 अगस्त को? विश्व हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है बच्चे, विश्व हाथी दिवस। यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि पुण्यतिथि है जब आपके स्वामी विवेकानंद की डेथ हुई थी ना, वो कौन सी डेट को हुई थी वो पूछ रहा है बच्चे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 जुलाई होगा बच्चे। क्या होगा? 4 जुलाई। 4 जुलाई को क्या मनाया जाता है बच्चे? स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। तो इनमें से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य बचे? भरतनाट्यम। पहला ऑप्शन दिया हुआ आपका भरतनाट्यम। आंसर दीजिएगा मुझे फटाफट से साथ साथ में, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। क्या बोल रहा है? 500 साल पुराना भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। कौन सा हुआ? इनमें से बताना है। पहला है भरतनाट्यम, भारत का सबसे पुराना नृत्य है। कहां पे होता है बच्चे भरतनाट्यम? उड़ीसा। भरतनाट्यम है कहां पे बच्चे? उड़ीसा नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु के अंदर है। भरतनाट्यम कहां पे होता है बच्चे? करेक्ट आंसर क्या है? भरतनाट्यम कहां होता है? तमिलनाडु। तमिल भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य बच्चों, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। अगर आपसे पूछ ले शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है बच्चे, अगर अपने से पूछ ले शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो क्या बताना है बच्चों? शास्त्रीय नृत्य टोटल कितने हैं? तो आंसर दोगे बच्चे। टोटल जो शास्त्रीय नृत्य है वो कितने? 9 हो गए बच्चे, अभी 9 है। कितने हैं टोटल शास्त्रीय नृत्य? 9 है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या टोटल 9 है बच्चे। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, भारत का सबसे पुराना नृत्य है। ये कहाँ का बच्चे? मोहिनीअट्टम केरल का है। असम का कौन सा है? ये सत्रिया लिखा हुआ, सलिया नहीं है बच्चे, ये क्या है? सत्रिया। सत्रिया नृत्य कहाँ का बच्चे? असम का है। और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। क्या बोला है? असम के 500 वर्ष पुरानों मठों पर, वैष्णव मठों पर किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया नृत्य बच्चे। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुची, कच्ची पूड़ी कहाँ का बच्चे? आंध्र प्रदेश। अंधे लोग नहीं खा पाएंगे। कहाँ का होगा? आंध्र प्रदेश का। इसके अलावा जो बच गए उनके बारे में और बात कर लेता हूं। कथकली आल्सो केरल का बच्चे। कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का है। इस कितने डांस हो गए? भरतनाट्यम 1 2 3 4 5 तो नृत्य कर लिए अपन ने। उसके अलावा छठा है बच्चे कथक। कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है आपसे पूछ ले तो ये उत्तर प्रदेश का बच्चे, यूपी का है। उसके अलावा 7वां है आपका मणिपुरी।
जो कहाँ का होगा, मणिपुर का होगा बच्चे। मणिपुरी कहाँ का होगा, मणिपुर का है। ओडिसी पूछ ले, आपसे पूछ ले ओडिसी, ओडिसी तो ये कहाँ का बच्चे, उड़ीसा का है। अब नोवा अभी रिसेंट के अंदर ही जोड़ा गया है, छऊ। छऊ नया नृत्य है बच्चे, सबसे नया नृत्य है। ये कहाँ का है, ये झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का है बच्चे, उड़ीसा का है। सारे शास्त्रीय नृत्यों की बात कर ली। आपसे क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर, टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, अभी रिसेंट के अंदर कितने हो गए, 9 हो गए बच्चे। 9 कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले ऐसा एकमात्र राज्य जिसके 2 क्लासिकल डांस है, 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो वो केरल होगा बच्चे। कौन कौन से केरल के, एक तो मोहिनीअट्टम है, दूसरा कथकली है। ये दोनों कहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं, आपको आंसर देना केरल। ऐसा एकमात्र ऐसा राज्य जिसके 2 क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य हैं, तो क्या आंसर होगा बच्चे, आपका केरल आंसर होगा। केरल के कौन कौन से हैं, एक बताएंगे कथकली, दूसरा मोहिनीअट्टम। उसके बाद में बात कर लेते हैं बच्चे भरतनाट्यम। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम है। ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। उसके बाद में कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है बच्चे। कुचिपुड़ी कच्ची है जो पूड़ी, तो अंधे लोग नहीं खा पाएंगे, कहाँ की होगी बच्चे, आंध्र प्रदेश के होंगे। आंध्र प्रदेश के लोग कैसे होंगे, कच्ची। और आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसका फॉर्मेशन और निर्माण भी किसके आधार पर हुआ था, भाषा के आधार पर हुआ था बच्चे। कुचिपुड़ी कहाँ का होगा, आंध्र प्रदेश का होगा। सत्रिया कहाँ का होगा, असम का होगा। जो क्वेश्चन का आंसर पूछा था उसका आंसर क्या है, सत्रिया बच्चों। उसके अलावा कथक कहाँ का, उत्तर प्रदेश का है। कथक डांस, क्लासिकल डांस कहाँ का, उत्तर प्रदेश का है। मणिपुरी कहाँ का, मणिपुर का है बच्चे। ओडिसी कहाँ का, उड़ीसा का है। छऊ जो अभी जोड़ा गया है गवर्नमेंट के द्वारा 2024 के अंदर, सबसे नया क्लासिकल डांस कौन सा, छऊ है बच्चे। पहले कौन सा हुआ करता था, सत्रिया। ये सत्रिया को कब जोड़ा गया था, असम का 2000 के अंदर ऐड किया गया था। सत्रिया को क्लासिकल डांस का दर्जा कब मिलता है, वर्ष 2000 के अंदर मिलता है। छऊ को कब मिला बच्चे, 2024 के अंदर मिला। छऊ कहाँ कहाँ का है, तो आपको बताना है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। यहां तक आप सारे को क्लियर होगा, जहां तक है मुझे लग रहा है यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी, आपके समझ में आई। मैंने क्या बताया, इसी के साथ में आपको शास्त्रीय नृत्य, सारे शास्त्रीय नृत्य बता दिए इस क्वेश्चन के साथ में, और सारे क्लासिकल डांस की बात कर ली। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आपको आंसर देना 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं सर, 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है बच्चों। 2 तो ये रहे, देखो, 1 नंबर कथकली, दूसरा मोहिनीअट्टम बता दो, तीसरा कुचिपुड़ी बता दो बच्चे, चौथा बता दो आप भरतनाट्यम बता दो, एक ही बात है, 5वां सत्रिया बता दो, 6ठा बच्चे कथक बता दो, 7वां मणिपुरी हो गया, 8वां उड़ीसा हो गया, 9वां क्या होगा, छऊ हो गया। यहां तक बच्चे आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या राइट डाउन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, बहुत हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इनसे रिलेटेड हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसको बंद कर दो, बंद कर दो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट है बच्चे, समझ में आ गया होगा सारा, आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का T20 वर्ल्ड कप, लो सर कर लो बात, करंट अफेयर भी आ रहा है हमारे तो पेपर में। वर्ष 2024 का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन है। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है, याद रखना बच्चे, सबसे पहले 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ कहां पे था, कौन से देश के अंदर हुआ था, कोई बता सकता है मुझे। 2024 का रिसेंट के अंदर ही हुआ, आपने देखा होगा, मैच भी देखे होंगे। तो ये कहां पे होता है, 2024 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पे हुआ, तो सबसे पहले आंसर देंगे कहां हुआ, तो आपको आंसर देना बच्चे वेस्ट इंडीज, इंडीज, और कहां पे होता है, यूएसए में होता है बच्चे। इसका आंसर क्या होगा, कौन विजेता है, तो विजेता कौन था बच्चे, भारत था। 2024 का क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन था, भारत था। दक्षिण अफ्रीका कौन था, उप विजेता था बच्चे, उप विजेता। अगर बात की जाए 2022 के क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2022 T20 विजेता कौन था, तो क्या बताओगे बच्चे, इंग्लैंड था बच्चे। अगर बात की जाए 2020 के T20 विजेता पूछ ले आपसे, तो क्या बताना बच्चे, आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है। देखो बच्चे क्या क्वेश्चन था, 2024 का क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप विजेता कौन है, तो इसका आंसर था भारत था बच्चे। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका है। 2022 का T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन है बच्चे, इंग्लैंड है। 2020 का T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन है, तो आपको आंसर देना है बच्चे ऑस्ट्रेलिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, राइट डाउन कर लेना। अगर ऊपर से क्वेश्चन कट रहा तो मैं पढ़ के बता दिया क्या क्वेश्चन है हमारा। 2024 का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता, तो आंसर क्या होगा इसका, भारत होगा। उप विजेता पूछ लेता तो क्या होता, दक्षिण अफ्रीका होता। अगर पेपर के अंदर 2022 का T20 विजेता पूछ लिया तो क्या आंसर होता बच्चे, इंग्लैंड होता। अगर 2020 का विजेता पूछ लिया तो क्या आंसर होता, तो आंसर देते हम, दो आंसर देते, पानी लेके आना, तो आंसर देते बच्चे ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, 4 उद्यान दे रखा, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है, हिल्ली राष्ट्रीय उद्यान है,
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है? इनमें से सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान पूछा बच्चे, गिव मी आंसर, फटाफट से आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पे बच्चे? उत्तर प्रदेश के अंदर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे? उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे होगा बच्चे? आपका उत्तर प्रदेश होगा। अगर बात की जाए हेली राष्ट्रीय उद्यान की, हेली राष्ट्रीय उद्यान बोल दो या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बोल दो, एक ही बात है बच्चे। जिम कॉर्बेट का ही पुराना नाम क्या है बच्चे? हेली राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही बोल सकते हैं इसको। ये कहां पे है बच्चे? असम के अंदर है, असम। अगर बात कर लेते हैं हेमिस की, हेमिस कहां पे बच्चे? लद्दाख के अंदर है, लद्दाख। और कान्हा कहां पे है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर है बच्चे, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन क्या बोला था? सबसे पुराना पूछा तो कौन सा होगा? हिल्ली राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों। क्लियर है? हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? तो एक बार राइट डाउन कीजिएगा बच्चे इन सारी चीजों को। क्लियर है? तो फटाफट से एक बार लिखिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन हो गया था, सबसे पुराना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम एक्ट पारित को निरस्त किया? निरस्त किया बच्चे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम है, कब आया था? 1878 ईस्वी में आता है, इसको निरस्त किया। कौन था? कौन था? तो आपको आंसर देना बच्चे। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को पारित करने वाला व्यक्ति है, इसको पारित करने वाला व्यक्ति तो पूछ ले, पारित करने वाला व्यक्ति पूछे तो आंसर देंगे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने इसको पारित किया था। कब किया था? 1878 में किया था। इसी का दूसरा नाम है, इसी को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या बोलते हैं आपसे पूछ ले, इसी को गैंगिंग एक्ट भी बोला जाता है बच्चे। क्या बोलते हैं? गैंगिंग एक्ट। इसी को गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है। यहां पे बोला निरस्त किसने किया, तो ये निरस्त बच्चे 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया जाता है। 1881 ईस्वी में किसके द्वारा किया जाता है? 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया जाता है। डफरिन है बच्चे, डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल है आपका। लिटन का टाइम पीरियड भी अभी बताया था, 1876 से लेकर 80 के बीच में, 80 से 84 इनका बीच इनका है, 84 से 88 इनका है बच्चे। ठीक है, इनका टाइम पीरियड है 1884 से लेकर 88 के बीच में। कांग्रेस के समय गवर्नर जनरल, कांग्रेस के समय गवर्नर, कांग्रेस की स्थापना के समय आपको पता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन था बच्चे। इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन होगा। जिसने निरस्त किया था ये पूछा तो क्या होगा? लॉर्ड रिपन। अगर पूछता लागू किसने किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो आंसर क्या देते? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन लागू करने वाले व्यक्ति हैं और निरस्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो आपको आंसर देना बच्चों लॉर्ड रिपन है। 1881 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को क्या किया जाता है? निरस्त किया जाता है। रिपन को क्या कहा जाता है? सज्जन पुरुष भी बोलते हैं बच्चे। रिपन को क्या बोलते हैं? सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? यह भी बच्चे लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया जाता है। पूछा कौन से वर्ष पारित होता है? आर्म्स एक्ट अभी बताया था मैंने, पहले भी अभी जिक्र किया था इसके बारे में। क्या क्वेश्चन है कि भारतीयों को हथियार रखने से रोकने के लिए उस एक्ट को क्या बोलते हैं? आर्म्स एक्ट बोलते हैं। किस वर्ष पारित हुआ? किस वर्ष पूछा है, तो आंसर क्या होगा? 1878 ईस्वी के अंदर लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया जाता है। लॉर्ड लिटन द्वारा आर्म्स एक्ट पारित किया जाता है बच्चे। किया गया। क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा? 1878 ईस्वी में होगा। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। कब किया जाता है? 1878 ईस्वी। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे बच्चे एग्जाम में आए हुए थे। अब आगे बात करते हैं। ओके,
हाँ, एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए, पता ही नहीं चला बातों ही बातों के अंदर। मुझे लगा है आपको अच्छी लगी होगी क्लास। अगर अच्छी लगी है तो इसको आगे से आगे जरूरतमंद साथियों के पास में शेयर करना। वापस मंडे को ऐसी क्लास के साथ में दोबारा से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।